हेलो दोस्तों और नमस्कार। संगीत के इस नए सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज का प्रश्न रहने वाला है, जो भी प्रश्न है यहाँ पे जितने भी प्रश्न हैं आपके एग्जाम्स के दृष्टिकोण से दोस्तों काफ़ी ही इम्पॉर्टेंट है, इसलिए हमारे साथ आप लोग अंत तक बने रहिएगा और सारे प्रश्नों को अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। क्योंकि दोस्तों देखिए, एक चीज़ और मैं बता दूं कि थोड़ा सा अगर व्याख्या करने पड़े तो व्याख्या मैं कर दूंगा, क्योंकि दोस्तों इससे क्या होता है आप लोगों के लिए जो है काफ़ी मदद मिलता है, ताकि इससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न होते हैं दोस्तों वो सारे के प्रश्न क्लियर हो जाते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करेंगे, लेकिन आप लोग जो हैं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा, ताकि दोस्तों आने वाला जितना भी म्यूजिक से रिलेटेड सेशन होंगे वो आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे जरूर सेट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए हमारा पहला प्रश्न है, यहाँ पे हम पहले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पे प्रश्न हमारा पहला क्या पूछ रहा है कि सारंगदेव ने राग के मुख्य गुण माना है। दोस्तों देखिए, राग के अगर मुख्य गुणों की अगर हम बात कर ले तो सारंगदेव ने रागों के जो मुख्य गुण माने हैं वो क्या क्या ध्वनि माने हैं, रंजन माने हैं या फिर वर्ण। देखिए इसका जो जवाब सही हो जाएगा, इसका जवाब होगा मेरे दोस्त रंजन। क्योंकि सारंगदेव जी के अनुसार कहा जाता है कि रागों में जो होता है वो रंजन या रंजकता वो होनी क्या होती है, वो अनिवार्य होती है, इसलिए मुख्य गुण इसका यही है क्या। तो जवाब हमारा हो जाएगा रंजन। देखिए अगर हम सारंगदेव की बात करेंगे तो इनका जो ग्रंथ है कौन सा है, कौन सा ग्रंथ है इनका, संगीत रत्नाकर। ठीक है, संगीत रत्नाकर इनका जो है ग्रंथ है, और इस ग्रंथ को 13वीं शताब्दी में लिखा गया था सारंगदेव जी के द्वारा। और इसी ग्रंथ को क्या कहते हैं, उत्तरी संगीत और दक्षिणी संगीत का आधार ग्रंथ माना जाता है, क्योंकि इसी के बाद जो है दोस्तों संगीत पद्धतियां हमारे यहाँ क्या हो गई थी, दो भागों में बट गई थी। तो ये जब तक जो ये सारंगदेव का जब ये ग्रंथ बनाया गया था तो ये दोनों पद्धतियों को मिलाकर इसका जो है बनाया गया था। लेकिन इसके बाद ही क्या हुआ कि जब मुगलों का आक्रमण हुआ, जब यूनानी लोग आना शुरू किए, तो वहां से क्या हुआ कि हमारे संगीत में जो है बदलाव आ गए, जिसमें कि आपके दो भागों में बट गया। तो क्या हुआ था कि उस समय जब आए वो बाहर से जो लोग आए, तुर्क आए, आपके ईरान वाले आए, तो जो भी आए तो उसका प्रभाव ज्यादातर देखने को मिला उत्तर भारतीय में, उत्तर भारत में। तो उत्तर भारतीय संगीत का जो है दोस्तों स्वरूप इसीलिए बदला हुआ प्रतीत होता है आज। ठीक है, समझ पाए। चलिए आगे देखते हैं, दूसरा नंबर प्रश्न है किसी थाट में कितने स्वरों का होना अनिवार्य है। देखिए यहाँ पे थाट है और बाकी एक आता है आपका, क्या आता है, राग। तो थाट और राग भाई दोनों में क्या होता है, दोनों में अंतर होता है, क्योंकि थाट जो है ये क्या कहा जाता है, जनक, और ये राग क्या होता है, जन्य, यानी इससे पैदा लेता है कौन, राग। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो इसमें बात करेंगे कितने स्वरों का होना अनिवार्य है, तो इसमें थाट में जो है 7 स्वरों का होना अनिवार्य है, जबकि राग में ऐसा नहीं होता है। राग में कम से कम जो है 5 स्वर होते हैं और अधिक से अधिक 7 स्वर भी होते हैं, कहीं कहीं 6 स्वर भी होते हैं। ठीक है, तो ये आपके थाट जो है इसमें 7 होना ही चाहिए, इसमें एक कम बेसी कुछ नहीं। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे देख लेते हैं, अगला प्रश्न हमारा क्या पूछ रहा है कि रागों की प्रमुख जातियों की संख्या कितनी है। देखिए रागों की अगर प्रमुख जातियों की संख्या की अगर बात किया जाए तो रागों की जो प्रमुख जातियां होती है वो कितनी हो जाती है, प्रमुख पूछ रहा है ना, प्रमुख। यहाँ पे आपको कुल वाला नहीं बता देना है, कुल, क्योंकि कुल कितने होते हैं, कुल 9 होते हैं। अगर प्रमुख आपसे पूछे तो प्रमुख कितना बताना है, जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रमुख 3। कौन कौन से, तो भाई तो एक आपका हो जाएगा औडव, ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा साडव, और तीसरा क्या हो जाएगा संपूर्ण। ठीक है, ये आपके क्या हो गए, जातियां हो गए। समझ में आई बात। आगे देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या पूछ रहा है, राग भैरव किस जाति से संबंधित है। देखिए भैरव, भैरव की अगर हम बात कर लेंगे तो भैरव जो है आश्रय राग के अंतर्गत आता है, क्योंकि ये भैरव थाट से ही उत्पन्न राग माना जाता है। इसका वादी संवादी की बात करेंगे तो ध और रे इसका वादी संवादी स्वर हो जाते हैं। वहीं हम इसकी गायन समय की बात करें तो गायन समय इसका प्रातः काल माना जाता है, यानी कि ये कैसा है, ये राग जो है आपका कैसा है, संधि प्रकाश राग के अंतर्गत आता है ये राग। ठीक है, तो इसकी जाति अगर पूछे तो जाति क्या हो जाएगा, जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जाति इसकी संपूर्ण मानी जाती है। चलिए आगे देख लेते हैं, अगला प्रश्न हमारा क्या पूछ रहा है, 5वां नंबर प्रश्न। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आपको प्रश्नों में क्या लगेगा, थोड़ा सा कंफ्यूज करने का उपाय यहाँ पे लगाया गया है, लेकिन आपको कंफ्यूज होना नहीं है। बिल्कुल प्रश्न को धैर्य से पढ़ना है और धैर्य से इसका जवाब भी देना है। देखिए प्रश्न पढ़िए कि जिन रागों में 6 स्वर का प्रयोग होता है, यहाँ तक तो समझ गए, जिन रागों में 6 स्वर का प्रयोग होता है तथा, यानी उसी के बारे में कहा जा रहा है कि तथा उसमें और क्या होता है कि एक स्वर क्या होता है, वर्जित होता है,
उसी में कहा जा रहा है, ठीक है। तथा एक स्वर वर्जित होता है, यानी कि यही चीज ये भी तो बताया कि 6 स्वर का प्रयोग होता है, और यही चीज ये भी बता रहा है कि एक स्वर वर्जित होता है। तो अगर ऐसा वर्जित हो तो ये राग क्या कहलाते हैं, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। तो क्या बोलेंगे हम यहाँ पे जो 6 आपका लगा है ना, तो 7 जब भी आपको 5 लगता है तो 5 में क्या होता है, 5 में औडव, ठीक है। 6 में क्या होता है, 6 में साडव, ठीक है। और 7 में क्या होता है, संपूर्ण, संपूर्ण। तो ये आपको पता ही है। तो यहाँ पे एक स्वर जब हम वर्जित कर देंगे, पूरा 7 स्वर है, एक स्वर वर्जित कर दिए तो कितना आ गया, 6 पे आ गया। तो 6 हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी कि साडव हो जाएगा। इसलिए आप लोग को ध्यान से इसको देखकर करना है आंसर, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या पूछ रहा है कि राग की मुख्य रूप से कितनी जातियां हैं। दोस्तों देखिए, अभी मैंने ऊपर बताया कि राग की जो प्रमुख जातियों की संख्या 3 बताई। तो यहाँ पे प्रमुख या मुख्य रूप से, तो मुख्य रूप से और प्रमुख रूप से जो जातियां मानी जाएगी, संपूर्ण, औडव, साडव, यही तो होता है। ये संपूर्ण में 7 स्वर लगते हैं, साडव औडव में कितने, औडव में 5 स्वर लगते हैं, और साडव में कितने स्वर, 6 स्वर लगते हैं। तो ये चीज आपको यहाँ पे जवाब मिल गया, 7, 6, 7, 5 और 6, यानी कि संपूर्ण, औडव, साडव। जबकि इसको आप क्रम वे में भी बोल सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, शुद्धा, भिन्ना, गौड़ी, बेसरा, साधारणी, ये क्या है, ये श्रुति जो है भाई, श्रुति, ये श्रुति जो होता है, यही श्रुति जो है आपका क्या किया गया, श्रुति के 5 भाग हैं, इन्हीं को कहा जाता है। तो एक आपका शुद्धा होता है, भिन्ना होता है, गौड़ी होता है, बेसरा और साधारणी। ये श्रुति को 5 भाग में बांटते हैं ना, 5 5 इसके क्या होता है, 5 प्रकार के श्रुति होते हैं। तो यही है आपका। और यहाँ पे देखेंगे अस्थाई, अंतरा, संचारी और अभोगी, ये क्या है, ये ध्रुपद के 4 क्या है, ये ध्रुपद के 4 चरण है। कि क्या है, ये ध्रुपद के 4 चरण है, ठीक है। अस्थाई, अंतरा, संचारी और अभोग, ये आपके 4 चरण है। और शुद्धा, भिन्ना, गौड़ी, बेसरा और साधारणी, ये क्या है, श्रुति के 5 प्रकार हैं, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि राग में अधिक से अधिक कितने स्वरों का प्रयोग होता है। देखिए, अधिक से अधिक अगर रागों के बारे में बोला जाए तो अधिक से अधिक जो स्वरों का प्रयोग होता है वो 7 ही होता है, क्योंकि 7 ही स्वर होते हैं। इससे ज़्यादा तो कोई स्वर थाट में भी जब नहीं है तो भाई वो और कहाँ से, इसमें राग में कहाँ से जा सकता है अलग। तो इसलिए आपको अधिक से अधिक 7, ठीक है। चलिए अब आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि रागों में कम से कम कितने स्वरों की आवश्यकता होती है। तो रागों में अगर कम से कम स्वरों की आवश्यकता, तो कम से कम कितने स्वर, तो भाई 5 स्वर। अधिक से अधिक रागों में कितने स्वर, तो भाई 7 स्वर, ठीक है। कम से कम 5 और अधिक से अधिक 7। तो यहाँ कम से कम पूछ रहा है, इसलिए जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि कम से कम 5, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या पूछ रहा है, निम्न में से शिवरंजनी राग की जाति कौन है। दोस्तों यहाँ पे एक चीज आपसे पूछना चाहूंगा कि राग शिवरंजनी जो है, इसका थाट क्या है। जरा आप लोग कमेंट कीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि राग शिवरंजनी का थाट क्या है। देखते हैं कितने लोगों का जवाब आता है कमेंट बॉक्स में, कितने लोगों को पता है इसके बारे में, ठीक है। तो यहाँ शिवरंजनी का जो आप लोग थाट बताइए। और यहाँ पे इसके हम देखेंगे जाति, तो इसका जो जाति हो जाएगा दोस्तों 9वां नंबर, इसका जवाब क्या हो जाएगा, औडव जाति का राग माना जाता है शिवरंजनी, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, अगला प्रश्न पूछ रहा है कि जिन रागों में आरोह अवरोह में 7-7 स्वरों का प्रयोग होता है, यानी कि 7 स्वर आरोह में भी और 7 स्वर अवरोह में भी, यानी कि जाते वक्त भी 7 और लौटते वक्त भी 7। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब 7-7 लगेंगे तो उस राग की जो जाति कहला जाएगी, क्या कहला जाएगी दोस्तों, संपूर्ण, संपूर्ण कहला जाएगी। इसलिए जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या पूछ रहा है कि निम्न में से किस जाति के रागों में आरोह में 5 स्वर, आरोह में 5 स्वर पहले लिख लीजिए, ठीक है। आरोह में 5 स्वर तथा अवरोह में 7 स्वर। तो आरोह में 5 और अवरोह में 7, तो क्या बन गया हमारा, तो यहाँ पे ये तो हमारा औडव हो गया। हम जानते हैं औडव में 5 लगता है और संपूर्ण में 7 लगता है। तो क्या बन गया, औडव संपूर्ण बन गया। कहाँ है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए हमारा जो सही जवाब औडव संपूर्ण जाति का राग हो जाएगा, जिसमें भी ऐसा स्वर लगेंगे, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा 12 नंबर का प्रश्न है कि रागों की उत्पत्ति हुई है। देखिए, रागों की उत्पत्ति जो है वो किससे मानी जाती है। तो रागों की उत्पत्ति आपके, मैंने जैसा कि बताया कि राग क्या है, राग जो है आपका पुत्र है, ठीक है। और थाट क्या है, थाट जो है आपका कौन है, थाट को पिता कहिए, ठीक है, तब समझ पाएंगे अच्छे से। तो पिता है थाट और पुत्र है कौन, राग। यानी कि जन्म किससे लिया, तो जनक थाट हो गया, जनक जो हो गया वो थाट हो गया, और जन्य जो हो गया राग हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो जवाब किससे उत्पत्ति, तो थाट से उत्पत्ति,
ठीक है। और अगर ग्राम से बात करेंगे, ग्राम से किसकी उत्पत्ति, तो मूर्छना जो है आपका, मूर्छना की उत्पत्ति किससे मानी जाती है, ग्राम से मानी जाती है। मूर्छना की उत्पत्ति ग्राम से मानी जाती है, ये ग्राम से मूर्छना, ठीक है, मूर्छना। अगर हम वही दोस्तों बात कर लेंगे जाति की, तो जातियों की संख्या कितनी है, 18 जातियां हैं। इसको कितने, 2 ग्राम की जातियां, यानी कि भरत ने जो है कितने ग्रामों को उल्लेख किया था, तो ये ग्राम जो थे आपके कौन से ग्राम थे, एक आपका था षडज ग्राम और दूसरा क्या था, मध्यम ग्राम। तो यही 2 ग्राम का उल्लेख किया था, जिसमें कि आपके षडज ग्राम में कितने, षडज ग्राम में भाई जब जातियां आपके बताया जा रहा है तो जातियों की संख्या षडज ग्राम में 7 और मध्यम ग्राम में कितनी जाति, मध्यम ग्राम में 11 जाति। तो इस तरह से आप लोग को ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 13 नंबर प्रश्न, भारतीय संगीत में कितने थाट स्वीकृत किए गए हैं, यानी कि थाटों की संख्या कितनी है भाई। तो भारतीय संगीत में थाटों की संख्या जो है, थाट जो बनाया है जिन्होंने, वो कौन विद्वान थे, उनका नाम क्या था, उनका नाम था भातखंडे, ठीक है, भातखंडे। उनका उपनाम चतुर पंडित। एक और उपनाम मैंने बताया था आप लोगों को, क्या बताया था, याद है, विष्णु शर्मा, ठीक है, विष्णु शर्मा। ये दोनों महानुभाव, इन्हीं का नाम है, भातखंडे जी का ही उपनाम है ये, चतुर पंडित और विष्णु शर्मा, ठीक है। क्योंकि भातखंडे जी का जो पूरा नाम है वो क्या नाम है, विष्णु नारायण भातखंडे, ठीक है। तो यहाँ अब जो जवाब आ जाएगा, जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 10 हो जाएंगे। 15 क्या है भाई, 15 क्या है, 15 गमक माने गए हैं। 19 क्या है, 19 कर्नाटक संगीत में मेल चलते हैं, ठीक है। मेल के समानार्थी यहाँ पे क्या है, मेल का पर्यायवाची क्या होता है, थाट होता है, ठाठ भी कह सकते हैं। ये सब क्या है, एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा 14 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा थाट नहीं है, थाट नहीं है। देखिए 10 थाट हैं, जैसा कि आप लोग जानते हैं। कौन कौन से थाट हैं, तो आपकी अगर बात कर लेंगे तो भैरव, भैरवी, असावरी, यमन, बिलावल, ठीक है, मारवा, काफी, पूर्वी, तोड़ी, ये सब क्या है, ये सब आपके 10 थाट हैं। तो उनमें से जो एक थाट नहीं है वो कौन सा थाट नहीं है, तो थाट आपका इसमें से नहीं है आपका पुरिया। क्योंकि पुरिया जो है किसके अंतर्गत आता है, पुरिया जो है आपके मारवा थाट के अंतर्गत आने वाला राग है, इसलिए आपका ये जो है क्या है, जनक नहीं है, ये जन्य राग है, इसलिए ये केवल राग में आएगा, ये थाट में नहीं आएगा। आगे देखते हैं 15 नंबर प्रश्न हमारा क्या पूछ रहा है, थाट राग पद्धति का अन्य नाम कौन सा है। तो थाट राग पद्धति के अगर हम अन्य नामों की अगर हम बात कर लेंगे तो इसका जो नाम है, जैसे कि हमारे यहाँ हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में क्या चलता है, थाट, लेकिन कर्नाटकी में इसी के समानार्थ क्या चलता है, मेल, ठीक है। तो इसका जो अन्य नाम हो जाएगा क्या हो जाएगा, मेल पद्धति, ठीक है। तो राग पद्धति का जो अन्य नाम है उसको क्या कहेंगे, मेल पद्धति। और कर्नाटकी संगीत पद्धति में 19 मेल चलते हैं, जो कि वेंकटमुखी के 72 मेलों में से मुख्य 19 मेल जो है वहां पे चलते हैं, ठीक है, उन्हीं में से 19 माना गया है। चलिए आगे देख लेते हैं। रागांग पद्धति है, रागांग पद्धति के जो माने जाते हैं, कौन माने जाते हैं, तो इससे संबंधित जो व्यक्ति हैं वो कौन है, रागांग पद्धति से। जरा आप लोग कमेंट कीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि रागांग पद्धति से जो संबंधित व्यक्ति हैं वो कौन है, भातखंडे हैं या फिर नारायण मोरेश्वर खरे हैं। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है 16 नंबर का, कि क्या पूछ रहा है यहाँ पे, थाट राग पद्धति में शुद्ध स्वरों का थाट किसे माना जाता है। देखिए थाट राग पद्धति जो है भातखंडे जी ने जो बनाया था, उसमें से जो शुद्ध जो माना जाता है वो किसको माना जाता है, शुद्ध जो माना जाता है वो कौन सा है, इसका जवाब हो जाएगा हमारा बिलावल। क्योंकि इसमें सारे स्वर जो है आपके शुद्ध लगते हैं, सा रे ग म प ध और नी, ये सारे स्वर शुद्ध लगते हैं। अगर वही हम बात कर लेंगे कल्याण की, तो कल्याण में म केवल तीव्र हो जाता है, ये तो शुद्ध नहीं रहा क्योंकि ये जो है विकृत हो गए, ठीक है, क्योंकि ये आपके तीव्र विकृत में के अंतर्गत चला गया। अगर वही हम बात कर लेंगे, ये तो अभी मिटा दें, अगर हम काफी की बात कर लेंगे तो इसमें कोमल ग और कोमल नी का प्रयोग होता है, इसलिए ये भी आपके क्या है, शुद्ध नहीं रहे। शुद्ध जो केवल किसमें होता है, तो सही जवाब आपका बिलावल में हो जाएगा, ठीक है। और बिलावल को सबसे पहले शुद्ध थाट के रूप में किसने माना, तो मोहम्मद रजा। इनकी ग्रंथ क्या थी, इनकी ग्रंथ क्या थी, नगमाते आसफी, क्या थी, नगमाते आसफी, जो कि नगमाते आसफी जो कि 1813 ईस्वी में लिखा गया था। ये मोहम्मद रजा कहाँ के रहने वाले थे,
तो पटना के रहने वाले थे। ठीक है, जितना आप सुन रहे हैं भाई उतना नोट करते जाइएगा तो बहुत सारा बहुत अच्छा आपका जो है बहुत अच्छे खासे आपकी तैयारी हो जाएगी, क्योंकि अभी तक जितना आप लोग हैं अगर सेशन सारा नहीं देखे हैं तो एक बार सेशन को सारे सेशन को एक बार उठा के आप लोग देख क्यों नहीं लेते हैं। बिल्कुल आप लोग देख लीजिए, बहुत आपको मैं बता दूं कि इसमें आपको 100% फायदा पहुंचाने वाला है, क्योंकि जितना भी सेशन मैं करवाया हूं सब में एक से बढ़कर एक और आपके टोटल सिलेबस का प्रश्न लगभग हो चुका है। ठीक है, तो एक बार उन सारे सेशन को भी आप लोग देख लीजिएगा बारी बारी से। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या है। 17 नंबर का प्रश्न है, सारे ग म प ध नि सा किसे दर्शाता है। देखिए यहाँ पे आप लोग एक चीज गौर कीजिएगा, ना कहीं कोमल है ना कहीं तीव्र है, तो यहाँ पे क्या हमें क्या दिख रहा है, सारे शुद्ध दिख रहे हैं। तो सारे शुद्ध हमने अभी क्या बताया किस में लगता है, तो आपके बिलावल में लगता है, इसलिए हमारा जवाब क्या हो जाएगा ऑप्शन सी। वहीं हम कल्याण की बात करेंगे तो म तीव्र हो जाता है इसमें, वहीं काफी की बात करेंगे तो ग कोमल और नी कोमल इसमें हो जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा है ना, तो इसलिए यहाँ पे जो जवाब हो जाएगा आपका बिलावल हो जाएगा, क्योंकि सारे शुद्ध है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या पूछ रहा है, 18 नंबर का प्रश्न है, यमन कल्याण राग की जाति बताएं। यमन कल्याण राग की अगर हम जाति बात करें तो यमन कल्याण, सबसे पहले एक चीज आपको दोस्तों, ये सब तो हम करवा चुके हैं, एक प्रश्न करना यहां से भी बनता है कि इसका जरा आप लोग थाट बताइएगा कि यमन कल्याण किस थाट का राग है। ठीक है, अब हम आते हैं इसकी जाति पे, तो इसकी जो जाति हो जाएगी ये कौन सी जाति हो जाएगी, इसका जवाब हो जाएगा संपूर्ण, संपूर्ण इसकी जाति हो जाएगी, इसलिए जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अमन कल्याण का जो जाति है वो अमन कल्याण राग का ये आपका क्या हो जाएगा, संपूर्ण, संपूर्ण इसकी जाति। ठीक है, चलिए अब देखते हैं प्रश्न 19 जो है, यहाँ क्या पूछ रहा है कि राग श्याम कल्याण का गायन समय होता है। देखिए श्याम कल्याण, इसका जब गायन समय अगर पूछा जाए तो श्याम कल्याण की जो गायन समय होती है 19 नंबर का जो जवाब हो जाएगा इसका हो जाएगा रात्रि के प्रथम पहर। ठीक है, कब होती है श्याम कल्याण, रात्रि के प्रथम पहर, यानी कि आपको ऐसे याद रखना है कि श्याम जो है क्या है, श्याम यानी कृष्ण भगवान, श्याम उन्हीं को कहा जाता है, उनके हाथ में बंसी वाले जो होते हैं। तो ये जो है श्याम कल्याण, इनकी आरती मान लीजिए कि कोई मंदिर है तो शाम में आरती होती है, तो शाम में से यानी कि रात्रि का पहला पहर आपको लेना है, रात्रि का प्रथम पहर में याद रखना है आपको कि इनकी आरती होती है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग कोई भी सा भी कॉन्सेप्ट लगाकर थोड़ा सा आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं, वही हम दिन के तृतीय पहर की बात कर लेंगे, तो यहाँ पे एक भीम पलासी आपका राग है, भीम पलासी, इसका जो आपका जो गायन समय होता है रात्रि का, दिन का तृतीय पहर, और प्रातः काल में क्या होता है आप लोग जानते हैं कि आपका भैरव और भैरवी, भैरव भैरवी हिंडोल, ये सब क्या है, ये सब प्रातः काल के राग हैं। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या पूछ रहा है, यहाँ पे 20 नंबर प्रश्न है कि अलहैया बिलावल राग की जाति कौन सी है। सबसे पहले अगर हम अलहैया बिलावल की अगर हम बात कर लेंगे तो इसका थाट क्या होगा दोस्तों, इसका थाट क्या होगा, ये प्रश्न आपके लिए है, जरा आप लोग थाट वाला जो बताते चलिए, क्योंकि राग और थाट का जो है काफी सारा प्रश्न हम करवाए हैं। तो अलहैया बिलावल जो है यहाँ पे इसकी जाति की अगर हम बात कर लेंगे तो नंबर 20 इसका जवाब क्या हो जाएगा, साडव संपूर्ण, तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अलहैया बिलावल जाति का राग कौन सा होगा, साडव संपूर्ण हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 21 नंबर प्रश्न हमारा क्या पूछ रहा है, अहीर भैरव राग कौन से थाट का राग है। तो अहीर भैरव, अहीर भैरव जो है आपका कौन सा थाट का राग है, तो भैरव थाट का राग है, क्योंकि नाम में ही छुपा हुआ है भाई, इसलिए मैंने बता दिया आपको। तो यहाँ पे जो है आपका भैरव थाट का राग है, और इसमें जो थाट पूछा जा रहा है आपका भैरव, जवाब क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका जवाब हो जाएगा, यानी कि भैरव। ठीक है, भैरव, और भैरव में मैंने बताया आपको कि भैरव में क्या होता है, भैरव थाट में रे और ध क्या होते हैं, कोमल होते हैं। ठीक है, और भैरव राग की अगर हम बात करें तो इसका वादी संवादी ध और रे होता है। ठीक है, भैरव की अगर हम बात कर लेंगे। चलिए आगे देख लेंगे अगला प्रश्न हमारा क्या पूछ रहा है यहाँ पे कि कौन सी कान्हड़ा, कौन सी कान्हड़ा का थाट कौन सा है। देखिए ये आपका थाट की अगर हम बात कर लेंगे कौन सी कान्हड़ा का, तो कौन सी कान्हड़ा जो है आपका थाट हो जाएगा, इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिलावल थाट के अंतर्गत आते हैं। बिलावल थाट में और जो महत्वपूर्ण राग है मेरे दोस्त वो कौन कौन से हो जाएंगे, तो बिलावल में आपका आ जाता है दुर्गा आ जाता है, विहाग आ जाता है, विहाग, देशकार आ जाता है, ठीक है, पहाड़ी आ जाता है, ठीक है, संकरा आ जाता है, मांड आ जाता है, ठीक है, देवगिरी आ जाता है। यही सब जो राग है ये सब किसके अंतर्गत है, ये सब आपके बिलावल थाट के अंतर्गत माने जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे खमाज की अगर बात कर लें,
इसका सही जवाब बिलावल। खमाज की बात कीजिएगा तो खमाज में क्या आ जाएगा, देश, देश वगैरह आ जाएगा इसमें। भैरव की बात कीजिएगा आप लोग तो भैरव में क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका रामकली आ जाएगा, कलिंगड़ा आ जाएगा, कलिंगड़ा, अहीर भैरव होगा, जोगिया होगा, मेघ होगा, विभास होगा, ये सब किसके अंतर्गत है, ये सब भैरव के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। नंबर 23 हमारा प्रश्न क्या पूछ रहा है कि आभोगी कानड़ा किस थाट का राग है। देखिए आभोगी यानी आभोगी जैसे ही आपको दिखे वहां पे कौन सा था, वहां पे कौन सी कानड़ा था, तो कौन सी कानड़ा भाई, तो कौन सी, तो बिलावल। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका आभोगी है, तो कितना आभोगी, तो काफी आभोगी है भाई, क्या है, काफी आभोगी। तो आपको इस तरह से याद रख लेना है, काफी आभोगी कानड़ा। तो यहाँ पे इसको आप लोग याद कर ही चुके होंगे क्योंकि काफी जो है इंपॉर्टेंट है इस चीज़ को। एक आपका ये आभोगी कानड़ा और कौन सी कानड़ा ये जो है पूछा जा चुका है, इसलिए आप लोग को याद रख लेना बिल्कुल जरूरी है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखेंगे भैरव बिलावल तो हम लोग देख लिए, आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, गोरख कल्याण राग किस थाट का राग है। यहाँ पे स लगाइएगा, किस थाट का राग है, तो गोरख कल्याण जो आपका हो जाएगा 24, यहाँ पे जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खमाज थाट का राग माना जाता है गोरख कल्याण। चलिए आप लोग जरा गोरख कल्याण जो राग है भाई इसका जरा गायन समय कब होता है ये आप लोग कमेंट कीजिएगा। गायन समय कब होता है इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि गोरख कल्याण को कब गाया बजाया जाता है। चलिए अब देखते हैं आगे। 25 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन ठुमरी गायन के लिए प्रसिद्ध है। देखिए इनमें से कौन यानी कि आपको इतना जो राग दिया हुआ है इनमें से आपको बताना है कि ठुमरी के लिए जो है इनमें से कौन काफी उपयुक्त है और काफी प्रसिद्ध है इनमें से। तो इसका जो जवाब होगा इनमें से जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, क्या भैरव, खमाज या काफी। तो इसका जो जवाब रहने वाला है इसका जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर बी, खमाज। ठीक है, इसका जो है आपका खमाज हो जाएगा। तो इसका ऐसा नहीं है कि केवल खमाज में ही ठुमरी को गाया जाता है, और भी राग हैं जैसे कि आपके पीलू वगैरह है तो वो सब में भी जो है ठुमरी को गाया जाता है। तो इसलिए ये सब जो है आपको यहाँ पे जो आपको मिला, क्या मिला, खमाज मिला। तो आप लोग को भी देख कर आंसर करना है कि एग्जाम्स में क्या पूछे जाते हैं और ऑप्शंस में क्या रहते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न हमारा है, क्या पूछ रहा है कि राग पुरिया खाली स्थान राग की श्रेणी में आता है। कैसा, क्या पूछना चाह रहा है, यानी उत्तरांग है, पूर्वांग है या फिर एकल है। तो राग पुरिया की अगर हम बात कर लेंगे तो पुरिया जो हो जाता है आपका राग, ये पुरिया आपका किस में आ जाता है, तो ये आपके जाता है उत्तरांग या पूर्वांग किस में। तो इसका जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पूर्वांग। देखिए पूर्वांग और उत्तरांग क्या होता है दोस्तों, देखिए ये तो मैंने अभी बताया पूर्वांग। तो राग पुरिया जो है ये कब गाया जाता है, तो दिन के अंतिम पहर, दिन का अंतिम पहर। ठीक है, इसी से गायन समय से ही निर्धारित होता है मेरे दोस्त कि राग कैसा राग है, उत्तरांग है या फिर पूर्वांग है। गायन समय से ही निर्धारित होता है ना, तो इसलिए इसका जो गायन समय जो है दिन का अंतिम पहर है। अब मैं बताता हूं आपको कि पूर्वांग जो होता है 12 बजे दिन से, ठीक है 12 बजे दिन से रात्रि के 12 बजे, 12 रात्रि। तो अब देखिए यहाँ पे जो दिन का जो अंतिम पहर आया, ये लगभग 4 से 7 वाले में, यानी कि ये जो मान सकते हैं इसको। तो ये जो अंतिम पहर जो आया कब आया, तो ये 12 बजे दिन से 12 बजे रात्रि के बीच में ही आ गया। तो हम जानते हैं क्या कि 12 बजे दिन से 12 बजे रात्रि के बीच को हम क्या कहते हैं, तो पूर्वांग कहते हैं। इसीलिए इसका जो गायन समय हो गया पूर्वांग में हो गया। ठीक है दोस्तों, जितना भी राग है आपके अगर 12 बजे दिन से 12 बजे रात तक अगर गाए जा रहे हैं तो उन सभी रागों को किस में रखेंगे, पूर्वांग के अंतर्गत। और उत्तरांग क्या होता है, ठीक इसका उल्टा, यानी कि 12 बजे रात्रि से 12 बजे रात्रि से 12 बजे दिन तक वो क्या हो जाएगा, उत्तरांग। यानी रात्रि 12 से क्या होता है, उतरने लगता है, यानी उत्तरांग। ठीक है, समझ में आया। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न है हमारा 27 नंबर प्रश्न है, राग पीलू खाली स्थान राग है। राग पीलू कैसा राग है भाई, तो अगर हम पीलू की अगर हम बात कर लेंगे तो ये जो आपका राग है कैसा राग है, संकीर्ण राग है। ठीक है, राग पीलू कैसा राग है, 27 का जो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, यानी कि संकीर्ण राग है। संकीर्ण राग किसे कहते हैं, राग के कितने भेद तो आप लोग जानते हैं 3, एक आपका शुद्ध राग, छायालग राग और संकीर्ण राग। तो देखिए शुद्ध राग क्या होता है, शुद्ध राग में जो आपका होता है इसमें जो आपका स्वयं शुद्ध हो, इसमें से क्या हो कि किसी राग की छाया नहीं पड़े। ठीक है, छाया नहीं पड़े, ये आपका शुद्ध राग है। छायालग में क्या होता है कि एक राग या एक अन्य राग की छाया पड़े, ये आपका
क्या होता है, छाया लग राग होता है। लेकिन संकीर्ण में क्या है कि ये तो यहाँ पे 2 बनाए आप, तो इसकी तो छाया इसमें पड़ रही है, लेकिन यहाँ पे और भी रागों की क्या होती है, छाया पड़ती है। तो 2 से अधिक राग की जब छाया पड़े तो वो संकीर्ण राग कहलाते हैं, और जब एक राग में दूसरी राग की छाया पड़े तो वो छाया लग, और किसी की छाया नहीं पड़े तो शुद्ध राग। ठीक है, तो पीलू कैसा है, संकीर्ण है। चलिए, कोई जानता है इसमें, आप लोगों में से कोई अगर जानते होंगे कि पीलू में कौन कौन सी रागों की छाया पड़ती है तो जरा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। आगे देखिए 28 नंबर प्रश्न है, राग मालकौंस में नी शुद्ध कर देने से कौन सा राग बन जाता है। अगर हम मालकौंस की अगर हम बात कर लेंगे तो मालकौंस किसका जो है, किस किस थाट का राग है, तो मालकौंस जो है आपका भैरवी थाट का राग माना जाता है, भैरवी थाट का राग माना जाता है। और इसमें क्या होते हैं, नी तो आपका कोमल लगता ही है, रे ग ध नी इसमें कोमल लगता है, यानी कि चारों स्वर जो आपका कोमल लगते हैं। तो इसमें हम नी को शुद्ध कर देंगे तो इसमें क्या बन जाएगा हमारा, नी को शुद्ध करेंगे तो चंद्रकौंस बन जाएगा। तो मालकौंस में नी को शुद्ध करने से कौन सा राग की प्राप्ति हुई, चंद्रकौंस राग की प्राप्ति हो गई। ठीक है, पीलू की अगर हम बात कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, पीलू का जो थाट होता है काफी थाट का राग माना जाता है पीलू। और असावरी जो है स्वयं ये क्या है, स्वयं अपने ही थाट से अपने नाम से उत्पन्न है, तो इसलिए ये आश्रय राग है। और आसावरी जो है ये इसमें जो है ग ध नी कोमल लगते हैं, ग ध और नी कोमल लगते हैं, और काफी में ग और नी कोमल लगते हैं। ठीक है, चलिए उलझना नहीं मेरे दोस्त, एक एक करके अगर नहीं समझ पाए तो फिर से वीडियो को पीछे कीजिए, उसके बाद फिर से उसको देखिए, फिर से बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा क्या पूछ रहा है कि राग दरबारी कान्हड़ा किस संगीतज्ञ के द्वारा बनाया गया है। क्या अमीर खुसरो, सुल्तान हुसैन सरकी या तानसेन। तो इसमें जो जवाब हो जाएगा ये दरबारी कान्हड़ा की अगर बात कर लेंगे, मियाँ मल्हार की बात कर लेंगे, मियाँ की सारंग की अगर हम बात कर लेंगे, तो इन सभी जो है रागों के रचयिता कौन माने जाते हैं। इनमें से जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ये तानसेन माने जाते हैं। और तानसेन किसके दरबारी कवि थे, तो अकबर के दरबारी कवि थे। और अकबर क्या बजाते थे, तो नक्कारा बजाते थे। अकबर कौन थे, तो मुगल शासक थे। ठीक है, ये सब चीज जो है बहुत अच्छे से ध्यान रखने। देखिए सुल्तान हुसैन सरकी, आप लोगों ने इस नाम सुना होगा, राग जौनपुरी। ठीक है, राग जौनपुरी, तो राग जौनपुरी के रचनाकार जो थे आपके कौन, सुल्तान हुसैन सरकी जी थे। अमीर खुसरो ने किस राग की रचना की है, जरा आप लोग बताइएगा, क्योंकि मैं इसके बारे में भी एक स्पेशल सेशन दे चुका हूं कि किन्होंने जो है किस राग की रचना की है और किनके द्वारा कौन सा राग जो है बनाया गया है, एक स्पेशल सेशन दे चुका हूं। अगर आप लोग को अमीर खुसरो के बारे में याद होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। राग ईमन और जिलफ वो भी आप लोग बताइए कि वो भी किनकी कृति है, क्या अमीर खुसरो की ही है या फिर किसी अन्य की। ठीक है दोस्तों, देखिए प्रश्न का जो जवाब है, जवाब देने में आप लोग जो है कतई हिचकिचाइए नहीं, क्योंकि आप लोग अगर जवाब देते रहेंगे मेरे प्रश्नों का, कुछ सीखते रहेंगे हमसे, कुछ कुछ आप लोग बताते रहेंगे मुझे, तो इसमें क्या होगा कि आप लोगों का जो है रिजल्ट होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। क्योंकि मैं प्रश्न इसीलिए करता हूं ताकि देखना चाहता हूं कि कितने लोगों का मैक्सिमम जो है जवाब आ पाता है। अगर जवाब आता है तो फिर उसको बहुत अच्छी बात है, अगर जवाब नहीं आता है तो उनको सीखने की बात है। मैं वैसे आपको अगले सेशन में जितना भी ये सब जवाब जो है आप लोगों से मांगता हूं, तो उसको मैं किसी सेशन में जो है बारी बारी से उसको करवा भी देता हूं। ठीक है, तो आप लोग जो है देखते रहिए, जवाब नहीं दे पाते हैं तो भी और जवाब दे पाते हैं तो भी। जवाब देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैं देखता हूं बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि जवाब देते हैं। तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि कुछ ऐसे लोग हैं, मैं उनको रेगुलर देखता हूं कि कमेंट करते हैं, उनका भाई तैयारी बहुत अच्छा है, उनका रिजल्ट जो है बिल्कुल हो जाएगा, इसमें कोई संशय की बात नहीं है। चलिए यहाँ पे देखेंगे अब तीसरा जो 30 नंबर का प्रश्न है, 30वां नंबर, यहाँ पे प्रश्न हमारा क्या पूछ रहा है, राग जय जयवंती राग का मुख्य स्वर समुदाय क्या है। देखिए यहाँ पे दोस्तों एक चीज छूटा है, आप लोग यहाँ पे जो यहाँ पे कोमल कर लीजिएगा, ग कोमल, उसके बाद फिर नी कोमल। ठीक है, अब जवाब दीजिए। तो यहाँ पे जो मुख्य स्वर समुदाय है वो कौन सा हो जाएगा। सबसे पहले अगर हम बात कर लेंगे जय जयवंती की, जय जयवंती का थाट अगर हम पकड़ लें तो इसका जवाब हमारे लिए देना मुश्किल नहीं होगा। तो जय जयवंती क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि ये कैसा राग है, परमेल प्रवेशक। ठीक है, परमेल प्रवेशक राग है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है कि थाट जो है इसका जो माना जाता है कौन सा, परमेल प्रवेशक, ये कौन सा थाट हो जाएगा, तो ये आपका खमाज हो जाता है। ठीक है, खमाज। तो खमाज में कौन सा लगता है, देखिए आप लोग दिख रहा होगा, खमाज में कोमल ग
और कोमल नी का प्रयोग होता है। तो यही तो हमारा सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि ये तो आपका शुद्ध दिख रहा है, ये तो शुद्ध दिख रहा है, ये तो हो ही नहीं सकता है। तो खमाज ठाट से जो जय जय बनती है, इसका जो स्वर संगति जो हो जाएगा, स्वर समुदाय जो हो जाएगा, ये हो जाएगा रे कोमल ग, रे स ध कोमल नी रे। ठीक है, तो ये आपका प्रमेल प्रवेशक क्यों कहलाया? क्योंकि ये खमाज से कहाँ प्रवेश करता है? खमाज से काफी थाट में प्रवेश कर जाता है। ठीक है, चलिए, तो दोस्तों ये थे आज के आपके 30 प्रश्न, जो कि आपके एग्जाम्स के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण थे। आप लोगों को अब कमेंट करके बताना है मुझे कि आज का सेशन दोस्तों आप लोगों को कैसा लगा है, और हम आपसे मिलेंगे अगले सेशन में नए प्रश्नों के साथ और बेहतरीन प्रश्नों के साथ। जब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।